देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि इस लॉकडाउन को और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस की महामारी और बीमारी को काबू में किया जा सके। भारत में सबसे पहले लॉकडाउन की शुरुआत 25 मार्च को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। ये लॉकडाउन 14 अप्रैल 2020 तक चला। लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ और 3 मई तक चला। इसकी अवधि 19 दिनों की थी। तीसरा लॉकडाउन 4 मई से शुरू हुआ और 17 मई तक चला, जो 14 दिन के लिए था। अब चौथे लॉकडाउन की बारी है और इसे इस महीने के अंत तक बढ़ाया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों के बाद इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए थे कि 18 मई से लॉकडाउन की चौथी अवधि शुरू होगी और इसका रंग रूप कुछ अलग होगा। दरअसल सरकार दो मोर्चों पर जूझ रही है। एक तो उसे कोरोना वायरस की बीमारी को नियंत्रण में लाना है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं और प्रवासी मजदूरों की बड़ी तादाद अपने गांवों को लौटने लगी है। चौथे लॉकडाउन में ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कुछ राहतें दे सकती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को कुछ हद तक शुरू किया जा सके और बाजारों में एक बार फिर पैसा लौटे। इससे लोगों की आजीविका दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बयान आने से पहले ही पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज़्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से जुड़ी अन्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि जो सेवाएं हाउसिंग हेल्थ पॉलिसी, सरकारी कर्मचारी, हेल्थ केयर वर्कर्स या कहीं फंसे हुए लोगों को ले जाने वाली सेवाएं हैं, वो चालू रहेंगी। इसी दौरान बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन भी चल सकती है। जो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं, उन्हें किचन चालू करने की मंजूरी मिल सकती है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन वहां दर्शकों को आने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सभी धर्मों के पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कई गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इंटरस्टेट बसों को चलाने की मंजूरी है। इसके लिए राज्यों को आपस में तालमेल बैठाना होगा। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चलने वाला यातायात भी शुरू किया जा सकता है। लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कौन सी जगह रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आएगी, इसका फैसला राज्य सरकारें खुद लेंगी। यह फैसला करते हुए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन में कौन से इलाके कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आने चाहिए, इसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रहने की मंजूरी रहेगी। इन इलाकों से लोगों को बाहर दूसरी जगहों पर जाने पर सख्त मनाही रहेगी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की हालत में दूसरी जगह जाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्विलांस किया जाएगा। सभी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर घूमने की मनाही रहेगी। स्थानीय प्रशासन इस दौरान इलाके में धारा 144 को सख्ती से लागू करेगा। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग लोग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना घरों के भीतर ही रहें। ऐसा भी कहा गया है कि जिन गतिविधियों पर अलग से पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके अलावा बाकी सभी की इजाज़त होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल ज़रूरी कामकाज की इजाज़त रहेगी। ये भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात का जायजा लेते हुए कुछ खास जोन में गतिविधि विशेष पर रोक लगा सकते हैं।
निर्देशों में आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया गया है। ऐसा कहा गया है कि यह ऐप संभावित खतरे की जानकारी देकर ढाल का काम करती है। दफ्तरों में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए सभी कर्मचारी कंपैटिबल मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। इस बारे में जिला प्रशासन सभी लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल कर अपना हेल्थ स्टेटस डालने का निर्देश दे सकता है। इससे उन लोगों का सही समय पर पता लगाया जाना आसान होगा जो इन्फेक्शन की जद में हो सकते हैं। ये भी कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मचारी और एम्बुलेंस को एक से दूसरे राज्य में जाने से कतई ना रोकें। साथ ही सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि इस दौरान कोई भी राज्य किसी पड़ोसी देश के साथ सामान की आवाजाही नहीं कर सकता। जो कोई भी शख्स इन तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की, लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार का आदेश आया कि ये सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को अपने फोन में डाउनलोड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। यहाँ तक कि दफ्तरों के गेट पर ही लोगों की चेकिंग शुरू हो गई। सरकार का दावा है कि 10 करोड़ स्मार्टफोन्स में इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। पहले तो आपको बता दें कि ये ऐप कैसे काम करता है। आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लोगों के डेटा की तुरंत जरूरत है। उन व्यक्तियों का डेटा जो संक्रमित हैं, हाई रिस्क पर हैं या संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। इस ऐप से ब्लूटूथ और जीपीएस के जरिए ये पता किया जाता है कि यूजर की लोकेशन क्या है और वो किस जोन में है, रेड, ग्रीन या ऑरेंज। साथ ही उस एरिया में कोविड-19 संक्रमण के कितने केस हैं। ये भी पता किया जाता है कि क्या कोई यूजर किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास आया, क्या उससे 6 फीट की दूरी पर था। इससे पता चल सकेगा कि यूजर संक्रमण के कितने रिस्क में है। यूजर को कोविड-19 केसेस की लोकल और नेशनल अपडेट मिल पाएंगी। इस ऐप से आपकी क्या क्या जानकारी इकट्ठा की जाती है। डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, जेंडर, प्रोफेशन और ट्रैवल हिस्ट्री होगी। कॉन्टैक्ट डेटा, मतलब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया हो, कॉन्टैक्ट कितनी देर तक रहा, उनके बीच कितना डिस्टेंस रहा और उस जगह का नाम जहां ये 2 व्यक्ति मिले। सेल्फ असेसमेंट का मतलब अगर आप खुद इस ऐप में पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और अपनी असेसमेंट करते हैं। और लोकेशन डेटा, मतलब कोई व्यक्ति कब कहां गया। लेकिन इस ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गए। भारत में अभी तक पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पास नहीं हुआ है। चिंता जताई जा रही है कि इस ऐप को बिना डेटा प्रोटेक्शन कानून के सबके लिए जरूरी नहीं बनाना चाहिए था। तो इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए सरकार ने 11 मई को डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल जारी किए। तो आपकी इस सारी जानकारी का एक्सेस किस किस के पास है? प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐप डेवलपर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्र और राज्य सरकारों के दूसरे मंत्रालय और विभागों के साथ, केंद्र और राज्य के दूसरे किसी स्वास्थ्य संबंधित संस्थान के साथ इस ऐप के जरिए जुटाई जानकारी को शेयर करता है। किसी थर्ड पार्टी से भी शेयर कर सकते हैं अगर स्वास्थ्य कारणों से इसकी जरूरत हो। साथ ही रिसर्च के लिए भी ये डेटा भारत के विश्वविद्यालयों, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किया जा सकता है अगर एक्सपर्ट कमेटी से उन्हें डेटा एक्सेस का अप्रूवल मिला हो। प्रोटोकॉल के मुताबिक ये डेटा डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में शेयर किया जाए। इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डेटा को छोड़कर रिस्पांस डेटा में ऐसी कोई जानकारी ना हो जिससे किसी को व्यक्तिगत तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डेटा शेयर किया गया है किसी के भी साथ, उस विभाग को 180 दिन तक ही इसे रखने की अनुमति है। किसी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच पर सजा का प्रावधान भी है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी की कोई लिस्ट तो बताई नहीं गई, तो इसका दुरुपयोग तो हो सकता है। एक जाने माने फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बैटिस्ट ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न की बात कही थी और इस ऐप के अकाउंट को ट्विटर पर टैग करके कहा था कि उन्हें कांटेक्ट करें। इसके जवाब में आरोग्य सेतु ऐप ने एक आधिकारिक बयान जारी किया कि किसी यूजर की कोई जानकारी असुरक्षित नहीं है और उन्होंने फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बैटिस्ट से बात भी कर ली है और जो कंसर्न उन्होंने बताया था वो ऐप डिजाइन की वजह से था। आरोग्य सेतु ऐप ने 13 मई को ट्विटर पर एक यूजर के सिक्योरिटी कंसर्न पर भी जवाब दिया था कि कोई व्यक्ति गलत लक्षण भी रिपोर्ट कर सकता है और ब्लूटूथ ऑफ करके भी चीट कर सकता है। इसे अनइंस्टॉल और फिर इसे इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इसे हैक नहीं कहते, आप किसी और की पर्सनल डिटेल नहीं एक्सेस कर सकते।
लेकिन उन्हीं के इस ट्वीट से सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सब करना संभव है तो फिर इसे जरूरी क्यों बनाया गया है, क्योंकि यूजर गलत डेटा भी इसमें डाल सकता है और डेटा कलेक्शन का मोटिव फिर प्रभावित होगा ही। खैर, इस तरह की ऐप सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी सरकारों ने शुरू की हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, लेकिन सर्विलांस का लेवल अलग अलग है। साथ ही चीन के अलावा बाकी देशों ने इसे वॉलंटरी ही किया है। इसराइल में भी इसी तरह की ऐप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सर्विलांस की आशंका की वजह से वहां भी ऐसे ऐप की आलोचना हुई। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई कि MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने इस ऐप को 5 में से 2 पॉइंट दिए हैं। ये रिव्यू कुछ सवालों के जवाब पर आधारित होता है। 5 सवाल कि क्या ये वॉलंटरी है, क्या कुछ वक्त बाद इसका डेटा डिलीट कर दिया जाता है, इस डेटा का इस्तेमाल किस चीज के लिए है, क्या कम से कम डेटा लिया जाता है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है। इस ऐप को रिव्यू में 2 नंबर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि डेटा यूजफुल है, स्वास्थ्य कारणों से लिया जा रहा है और इस डेटा को डिलीट करने का एक वक्त तय किया गया है। लेकिन वॉलंटरी यूज, लिमिटेशन और ट्रांसपेरेंसी के पैरामीटर पर यह खरा नहीं उतरता। हालांकि भारत सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है कि इसका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन, मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ, माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं, क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, let us speak responsibly, let us deal with our migrants more responsibly. We all are spending more time on social networking sites. We all are gaming more. We're watching a lot more content on OTT platforms. पहले जो ऑनलाइन एजुकेशन वाला जो पार्ट था स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए जो गुड टू हैव था, आज वो मस्ट है हो चुका है। हमारी गेम लूडो किंग अभी इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अभी ऐसे यूजर हैं जो 4-4, 5-5 घंटे भी खेलते हैं। हम रिमोट वर्क का एक बिजनेस चलाते हैं जिसमें कंपनीज के लिए बहुत सारे रिमोट प्रोसेसेस हम महिलाओं को देते हैं और महिलाएं घर से काम करती हैं। लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि इसकी एक्सेप्टेंस एकदम बढ़ गई है। वी आर सीइंग दैट द नंबर ऑफ क्लाइंट्स वी वुड एक्वायर इन अ क्वार्टर, वी आर नाउ एक्वायरिंग इन अ मंथ। शीरोज एक महिलाओं का प्लेटफॉर्म है, महिलाओं का सोशल नेटवर्क है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारी महिलाएं जो पहले इंटरनेट पे इतनी एक्टिव नहीं थी, वो बहुत एक्टिव हो गई हैं। ऑलमोस्ट 4 million women have joined in about 40-50 days. ये definitely sector wide impact है। When people are stuck indoors and they still have to do their jobs and they still want to keep sane, they want to keep themselves engaged. I think these two things are driving both the segments, remote work as well as consumer internet. Before lockdown, हमारा daily active users was between 13 to 15 million. Now is 50 million. Revenue में भी हमारी 5 times growth हुई है। गेमिंग इंडस्ट्री अभी पीक पे जा रही है। जब तक ये लॉकडाउन है, सभी गेम्स के ग्रोथ बढ़ गए। तो हमें यूजर्स मिले हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो वैसे यूजर्स को हम आगे भी रिटेन कर पाए, उस पर हम काम कर रहे हैं। आज के डेट में जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं वो स्ट्रगल कर रही है एक एफिशिएंट सिस्टम को फाइंड करने के लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि एक पूरे इंस्टीट्यूट को, पूरे स्कूल को या यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है
2 महीने पहले तक हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता था नए क्लाइंट को लेके आने के लिए, लेकिन आज की डेट में इट हैज टेकन 1200% ग्रोथ ऑन द साइड ऑफ द डिमांड। किसी को चाहिए कि हम लोग को कंटेंट शेयर करना है, किसी को चाहिए कि हम लोग को ऑनलाइन क्विज लेना है, किसी को चाहिए कि हमको वीडियो क्लासरूम चाहिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो सेगमेंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, so that particular segment has seen a lot of growth. Now we are pushing to make the product better, because ऐसा नहीं कि केवल कोविड के टाइम पे ये पर्टिकुलर ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, बट आगे के लिए भी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। दो महीनों तक खाली बैठे रहे ये हेयर ड्रेसर अब सामान्य दिनों की तरह काम पर लौट आए हैं। चीन की बाकी अर्थव्यवस्था की तरह इनकी गाड़ी भी दौड़ पड़ी है। वो जानते हैं कि सैलून फिर से खुलने पर उन्हें किसका शुक्रगुजार होना है। सैलून के मालिक ने मुझसे कहा कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी और चीन पर पूरा भरोसा है। चीन संक्रमण फैलने की बात को शुरू में छिपाने, वायरस के जंगली जीवों के कारोबार या फिर एक हादसे में इस लैब से लीक होने जैसे आरोपों से घिरा है। वो जानता है कि पूरी दुनिया उस पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन ये बात आपको चीन के सरकारी मीडिया से पता नहीं चलेगी। वहां तो बस यही दिखाया जा रहा है कि चीन ने वायरस पर काबू पा लिया है और अब ये संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को स्वास्थ्य सहायता मुहैया करा रहा है। ट्रैफिक जाम से पता चल जाता है कि बीजिंग में जिंदगी पटरी पर लौट आई है। जिस समय पूरी दुनिया इस संकट में चीन की भूमिका से जुड़े सवालों में उलझी हुई है, उस दौरान चीन में हर कदम को सिर्फ अधिनायकवादी नादानी बताकर खारिज कर देना ठीक नहीं होगा। जो देश लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी में है, उन्हें यहाँ से कई सबक मिल सकते हैं। मास्क पहनना अनिवार्य कर देना, क्या ऐसा ही एक सबक है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन में संक्रमण की दर नाटकीय तौर पर कम होने में मास्क की अहम भूमिका है। चीन में बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। शायद इसी से फर्क पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कई मरीजों में या तो लक्षण ही नहीं है या फिर बहुत मामूली लक्षण हैं। इसलिए इन लोगों के संक्रमित होने की जानकारी नहीं होगी। ऐसे में मास्क पहनना बहुत कारगर है, जो आपको और बाकियों को संक्रमित होने से बचाता है। वुहान वो शहर है जहां से संक्रमण की शुरुआत हुई थी। प्रशासन यहां रहने वाले सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट कराने की योजना बना रहा है। सरकारी मीडिया के अनुसार संक्रमण के नए मामलों का एक छोटा समूह पाए जाने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। मगर चीन ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिन्हें आजमाना सभी देशों के लिए संभव नहीं होगा, जैसे कि लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जबरन ऐप डाउनलोड करवाना। जोर जबरदस्ती को श्रेय दीजिए या फिर सूझबूझ को, मगर इस बात में शायद ही किसी को शक हो कि चीन अब मुश्किलों से पार पाता दिख रहा है और यहाँ इस बात का जश्न भी मनाया जा रहा है। हर्षी अपने बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। इन दिनों वो यहीं से काम करते हैं। वैसे तो महामारी के कारण हर किसी का जीवन बदला है, लेकिन शादियों में तस्वीरें लेने वाले हर्षी पर इसका गहरा असर पड़ा है। मैं जानता हूं उनके पास ऐसा करने की तकनीक है, लेकिन जब आपके ऊपर इसका इस्तेमाल होता है तब आप सोचते हैं, ओह, वो जानते हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ। इसराइल की आंतरिक जासूसी एजेंसी शिन बेत को कोरोना संक्रमण रोकने के काम में लगाए जाने के बाद हर्षी को मार्च में एक SMS मिला। उन्हें कहा गया कि वो 2 हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। उन्हें बताया गया कि वे एक संक्रमित व्यक्ति के करीब आए थे। मैं नहीं चाहता कि सरकार पल पल ये देखती रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि अभी हालात कैसे हैं। लोग मर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वायरस से कैसे निपटा जाए। अगर ये तरीका सरकार के लिए कारगर है तो कोई समस्या नहीं। लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। इसराइल फिलहाल कोरोना पर काबू पाने का दावा कर रहा है। सरकार इसका श्रेय सर्विलांस कार्यक्रम को दे रही है, जिसके जरिए ये देखा गया कि कौन किसके नजदीक आया था।
ये कैसे होता है? ये सवाल मैंने एजेंट हैरिस के नाम से मशहूर रहे एजेंसी के पूर्व साइबर प्रमुख के सामने रखा। हालात गंभीर थे, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री ने शिनबेट को आदेश दिया क्योंकि वो ऐसा करने में सक्षम थी। सबसे अहम बात यह है कि इससे जिंदगियां बचाई जा सकती थी। ये आतंक से तो बचाती ही है, मगर कोरोना वायरस से भी इसने जानें बचाई हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब जासूसों को इस काम से हटा देना चाहिए। हमें सामान्य जीवन की ओर लौटना होगा, वायरस के साथ, न कि शिनबेट के साथ। इस सर्विलांस के विरोधी कोर्ट भी गए हैं। कुछ को चिंता है कि इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है और कुछ का कहना है कि प्रशासन टेस्टिंग पर ध्यान देने के बजाय निगरानी पर फोकस कर रहा है। मगर सरकार कहती है कि इससे जिंदगियां बची हैं। सरकार इस निगरानी को कानूनी रूप दे रही है।